हाँ जी स्टूडेंट्स, आज बेटा हम करते हैं सेकेंड यूनिट स्टार्ट जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। देखो, पहले स्टडी में आपने इतना तो सीख ही लिया कि जो एटम होता है वो क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्ट होता है किसी मैटर का। ठीक है, फर्स्ट यूनिट में हमने डाल्टन थ्योरी स्टडी की थी, जिसके अंदर क्या था डाल्टन ने कि भी किसी मैटर को अगर हम डिसोसिएट करते जाएं, तोड़ते जाएं तो एक छोटी से छोटी यूनिट आएगी जिसका नाम क्या होता है, एटम। और ये डिस्कवरी कब की गई थी? 1808 में। 1808 मतलब 1808 में एटम की डिस्कवरी तो हो चुकी थी। लेकिन अब बात आती है कि ये एटम किन पार्टिकल से मिलकर बनता है, वो कहां पर प्रेजेंट होते हैं, इन सारी चीजों के बारे में। तो आप क्या देखोगे कि हायर क्लास में तो आपको बताया जाएगा कि एटम के अंदर 35 सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, वैसे तो 35 टाइप के। लेकिन आप सिर्फ 3 फंडामेंटल पार्टिकल के बारे में स्टडी करेंगे। इनका जो है वो शेप साइज स्मॉल मानो या फिर इनका नो मतलब यूज बिल्कुल लेस मानो, कम मानो, आपकी लेवल तक है। तो हम इसके अंदर 35 की बजाय सिर्फ 3 फंडामेंटल पार्टिकल के बारे में स्टडी करेंगे, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब इनकी डिस्कवरी कैसे हुई? इनकी डिस्कवरी स्टार्ट हुई एक एक्सपेरिमेंट से, जो कौन कर रहा था? विलियम क्रुक्स। तो विलियम क्रुक्स ने क्या किया, एयर की कंडक्टिविटी देखी। ये एक्सपेरिमेंट हो रहा था 1879 में। उसने क्या देखा कि जब हम एक डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर एयर फिलअप कर देते हैं, हवा भर देते हैं, कोई भी गैस ले लेते हैं मान लो, और जब हम इसमें से एक हाई वोल्टेज करंट पास करवाते हैं, तो अगर हम इसके अंदर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेते हैं तो इसने क्या देखा कि यहां पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि सबको पता है जो एयर होती है वो क्या होती है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। लेकिन जब यहां पर हम इसको प्रेशर को डिक्रीज कर देते हैं और यहां पर प्रेशर कितना कर देते हैं 10 की पावर -2 एटीएम, तो यहां पर कुछ एक रेज निकलती हैं और कुछ एक कलर अपीयर होने लग जाता है, दिखाई देना स्टार्ट कर देता है। वो कलर कैसा आएगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि इसके अंदर हम कौन सी गैस फिलअप कर रहे हैं। अगर मान लो तुमने इसके अंदर नियोन गैस फिलअप कर दिया, इसके अंदर रेडिश ऑरेंज टाइप का कलर दिखाई देना आपको स्टार्ट कर देगा। लेकिन इन्होंने अगर हम और प्रेशर डिक्रीज कर देते हैं, लगभग 10 की पावर -4 कर देते हैं, तो कलर तो डिसअपीयर हो जाएगा क्योंकि गैस बिल्कुल कम कर दी हमने। लेकिन इन रेज को मूव करने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट तो पड़ती नहीं है, तो सीधी सी बात है यहां पर ये रेज निकलती ही रहती है। अब इन रेज का नाम इन्होंने क्या दे दिया, कैथोड रेज। ठीक है, तो कैथोड रेज के बारे में तो विलियम ब्रुक्स ने बता दिया 1879 में। लेकिन इनके ऊपर डीपली स्टडी किसने की? जे थॉमसन ने। कब? 1897 में। जब 1897 में जे थॉमसन ने इनके ऊपर फिर से स्टडी की तो कुछ एक फैक्ट निकल गया है, जिसमें से पहला फैक्ट क्या आता है कि अगर मान लो यहां पर मैं बीच में एक ऑब्जेक्ट रख देता हूं और यहां पर इसके पीछे क्या रख दिया हमने, एक मिरर रख दिया, तो इस मिरर के ऊपर इसकी जो इमेज बनेगी ना वो बिल्कुल सीधी बनेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो तुम कहीं पे खड़े हो, तुम्हारे पीछे एक मिरर रखा है, अगर तुम्हारे ऊपर बिल्कुल सीधी लाइट डाली जाती है तो तुम्हारी इमेज कैसी बनेगी? बिल्कुल सीधी बनेगी। लेकिन अगर मान लो किसी ने टॉर्च टेढ़ी कर दी तो तुम्हारी इमेज भी कैसी बनेगी? टेढ़ी बनेगी। तो अगर इसकी इमेज बिल्कुल सीधी बन रही है तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होगी कैथोड रेज की, कि दे मूव इन ए स्ट्रेट लाइन। यहां तक समझ आएगा? दूसरा पॉइंट, अब हमने क्या कर दिया, इन चीजों को हटा के यहां पर एक पेडल रख दिया या फिर एक फैन रख दिया छोटा सा। अब जैसे ही छोटा फैन रखा ना तो ये फैन घूमना स्टार्ट कर देता है। अब इससे कौन सी प्रॉपर्टी पता चली? तो देखो, कोई भी चीज घूमती कब है? जब उसके ऊपर क्या लगे? फोर्स लगे। और फोर्स लगाता कौन है? एक पार्टिकल लगाता है। तो यहां पर तुम क्या देखोगे, जितनी भी चीजें होती है ना हमारे चारों तरफ, वो 2 टाइप की नेचर शो करती है, एक तो पार्टिकल और एक वेव। थोड़ा इनके बारे में बता दूं।
देखो क्या है कि अगर मान लो मैं आपको बोल देता हूं कि बेटा आप घूम जाओ, तो सीधी सी बात है, किसी के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा, कोई घूमा नहीं है, जिस पोजीशन में आप बैठे थे वैसी वैसी पोजीशन में बैठे रहे, ठीक है। या फिर जब हम बोल रहे हैं तो आपके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। लेकिन अगर मान लो एक पहलवान आकर आपको सीधा थप्पड़ लगा देता, तो उसको बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि आप घूम जाओ, आप पहले ही घूम जाओगे, है ना, क्योंकि ये जो है वो क्या लगाता है, फोर्स लगाता है। तो ये किसका काम करेगा, पार्टिकल का काम करेगा। तो जो मेरी आवाज थी ना वो क्या थी, वेव थी, और वेव कभी भी फोर्स से नहीं लगा सकती। तो अगर ये फैन घूमा है, इसका मतलब है इसके ऊपर फोर्स लगा होगा, और फोर्स सिर्फ कौन लगा सकते हैं, पार्टिकल्स। तो इनकी नेचर कौन सी होगी कैथोड रेज की, पार्टिकल या वेव, पार्टिकल नेचर होगी। तो यहां पर सीधे सीधे बोल दोगे कि दे हैव पार्टिकल नेचर। अगर आपको ये पार्टिकल नेचर पता चल गया ना, तो सीधी सी बात आप और बहुत सारे डिफरेंस बता सकते हो, इनकी प्रॉपर्टी बता सकते हो। कैसे, भैया आपने कभी ना कभी तो थप्पड़ खाया होगा, थप्पड़ खाते ही एक तो फोर्स लगता है आपके ऊपर, दूसरा क्या हुआ, जी निशान पड़ जाते हैं। तो जब यहां पर तुम कोई जिंक प्लेट ले लेते हो, मेटल की प्लेट ले लेते हो, तो यहां पर क्या हो जाएगा, कुछ निशान पड़ जाएंगे, साइन प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो दे प्रोड्यूस साइन ऑन द जिंक मेटल। और क्या देखा, थप्पड़ खाते कभी गाल के ऊपर हाथ लगा के देखा हो, तो जो गाल हो क्या होती है, गर्म हो जाती है थोड़ी सी। तो इसका मतलब जब पार्टिकल टकराते हैं तो क्या प्रोड्यूस करते हो, हीट प्रोड्यूस करते हैं। तो यहां पर सीधे क्या बोल दोगे कि दे प्रोड्यूस हीट ऑन द जिंक। यहां तक समझा गया। अब बात आती है कि इसने कुछ एक और चेंजमेंट देखे इसमें, और वो चेंजमेंट क्या देखा कि जब हम यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर ये कैथोड रेज सारी की सारी नेगेटिव से तो रिपेल हुई और पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो गई। हम किसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, हमारे से अपोजिट पोलैरिटी की तरफ, और रिपेल किससे होते हैं, जो हमारे जैसा है। सबने सुन रखा है कि सेम सेम चीजों में क्या होता है, रिपल्सन होता है, अपोजिट चीजों में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो अगर ये रेज पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं, तो इनके ऊपर कौन सा चार्ज मिलेगा, नेगेटिव चार्ज मिलेगा। तो इन पार्टिकल के ऊपर कौन सा चार्ज मिला भाई, नेगेटिव चार्ज। तो जे थॉमसन ने क्या बता दिया कि ऐसे पार्टिकल जो नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं उनका नाम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है। बोलो समझ में आया, ठीक है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी होगी। अब बात आती है ओरिजिन ऑफ कैथोड रेज। ओरिजिन मतलब कहां से प्रोड्यूस होती है कैथोड रेज, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से प्रोड्यूस होती हैं। और एक क्वेश्चन आता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो यूनिवर्सल पार्टिकल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई, यूनिवर्सल। अब किसी भी चीज को हम यूनिवर्सल कब बोलते हैं, जब उसकी जो जितनी भी चीजें हैं वो ट्रू हो इन ऑल अराउंड द वर्ल्ड। कहने का मतलब यह है कि आप इलेक्ट्रॉन चाहे गोल्ड का लो, आप इलेक्ट्रॉन चाहे आयरन का लो, या किसी भी सब्सटेंस का इलेक्ट्रॉन लो, उसका शेप साइज मास सब कुछ क्या निकलेगा भाई, सेम आएगा। ठीक है भाई। बहुत सारे साइंटिस्ट ने, आप बीएससी में स्टडी करोगे, एक मिल्कन नाम का साइंटिस्ट था जिसने ऑयल ड्रॉपलेट एक क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया था। कब, इन 1970 में। तो उस एक्सपेरिमेंट में उसने क्या क्या निकाल दिया था, चार्ज निकाल दिया था। कितना कि जी इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और एक थॉमस एक्सपेरिमेंट हुआ था, वहां पर क्या निकल गया था, A/m, मतलब चार्ज बाय मास का रेशियो निकल गया था 1.7 × 10⁸। जब हम इनको क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं E को E/m से, तो E से E कट जाएगा, m ऊपर चला जाएगा। तो इस तरीके से जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा आपका, वो कितना आ जाएगा भाई, 9.11 × 10⁻⁻28 ग्राम। सीधी सी बात है, केजी में तो चेंज करना आता ही होगा आपको। तो जी केजी में इसमें 3 और डिक्रीज कर देंगे, तो यहाँ पे क्या जाएगा, 9.11 × 10⁻⁻31 केजी हो जाएगा भाई। -28 - 3 कितना आ जाएगा, -31 केजी।
तो ये जो हम बता रहे हैं ना कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम और मास इतना होता है, इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, हमें यूनिवर्सल पार्टिकल बोलते हैं। लेकिन बाद में क्या हुआ कि ये तो पता चल गया कि मैटर के अंदर नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन हम किसी भी मैटर को टच करते हैं ना तो हमें तो कभी चार्ज महसूस नहीं होता। इसका मतलब उस नेगेटिव चार्ज को कोई ना कोई न्यूट्रलाइज करने वाला है, मतलब कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो उसने क्या, ये बात सारी की सारी कौन सोच रहा था, गोल्डस्टीन, जो कब की बात है 1886। तो जब 1886 में गोल्डस्टीन ने सोचा कि यार मैटर तो न्यूट्रलाइज है, तो इसका मतलब नेगेटिव चार्ज के साथ साथ कुछ पॉजिटिव चार्ज भी होगा, तो उसने फिर से एक्सपेरिमेंट करके देखा, यही वाला सेम डिटो। तो यहां पर क्या देखोगे तुम्हें कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कुछ रेज दिख रही है हमें, लेकिन अब की बार इनका क्या नाम हो गया भाई, एनोड रेज, ठीक है। अब इन एनोड रेज के ऊपर जब फिर से स्टडी करके देखा तो ये सारी वाली जितनी सेम थी ना कैथोड रेज की जो प्रॉपर्टी थी बिल्कुल सेम आई, कि वो भी स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं, उनका भी पार्टिकल नेचर है, ठीक है, साइन प्रोड्यूस करती हैं, हीट प्रोड्यूस करती हैं। लेकिन फर्क क्या आया कि अब की बार जब हम पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं ना, तो अब की बार ये सारी किसकी तरफ अट्रैक्ट होगी भाई, नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगी। अगर ये रेज नेगेटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होगी तो इसका मतलब इनके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ऐसे पार्टिकल जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसको उन्होंने क्या नाम दे दिया, प्रोटॉन नाम दे दिया, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की, गोल्डस्टीन ने, कब की, 1886 में, यहां तक बता दोगे, ठीक है। अब बात आती है ओरिजिन ऑफ एनोड रेज। तो देखो तुम सोचते होगे कि जैसे कैथोड रेज बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से प्रोड्यूस हुई हैं, वैसे ही एनोड रेज बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से प्रोड्यूस हुई होंगी ना। ये जो एनोड रेज बनती है वो कैसे बनती है, जो यहां पर गैसेस के पार्टिकल लिए थे ना आपने, और जब यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, इनके बीच में जो बम्बार्डमेंट होता है ना, जब एक दूसरे से टकराते हैं तो टकराने पर क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा इसके ऊपर क्या आ जाएगा भाई, गैसेस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो कहने वाला जो एनोड रेज बनी है वो कैसे बनी है, इलेक्ट्रॉन और गैसेस पार्टिकल के बीच में टकराने से। आगे बात समझ रहा। और प्रोटॉन भी जो होता है ना, वो भी क्या होता है, कि यूनिवर्सल पार्टिकल ही होता है। अब इसमें तुम सीधा बता देना कि जी प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो भी 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम होता है, और जो प्रोटॉन का मास होता है वो कितना होता है हमारा, 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 27 के, ठीक है। तो सीधी सी बात है, जितना मास प्रोटॉन का है, जितना चार्ज है, बस फर्क इतना है कि जो इलेक्ट्रॉन था उसके आगे हम माइनस साइन लगा देते हैं, प्रोटॉन के ऊपर हम क्या लगाते हैं, पॉजिटिव साइन लगाते हैं। चार्ज दोनों के ऊपर क्या होता है, सेम होता है। तो जितना प्रोटॉन के ऊपर चार्ज और जितना मास है ना, वो सारी जगह क्या रहता है, सेम रहता है। इसी कारण इसको क्या बोलते हैं हमें, इट इज ए यूनिवर्सल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। अब देखो यहां तक तो होने दिया हमने। अब बात ये आती है कि जब हम एटम की आगे स्टडी कर रहे थे तो एक मोसले नाम के साइंटिस्ट थे जिसने एटॉमिक नंबर के बारे में बताया था इन 1932। तो मोसले ने 1932 में क्या बता दिया था कि भाई जो प्रोटॉन है, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है उसके इक्वल क्या होता है, एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। अब बात आती है कि जो इलेक्ट्रॉन का मास था वो तो बिल्कुल नेग्लिजिबल है, बहुत ही कम है। हमने एग्जांपल दिया था अभी पहले ही बहुत बार दे चुके हैं कि अगर हम अपना मास मेजर करते हैं तो हमारा मास किसके ऊपर डिपेंड करता है, जितनी हमारे अंदर फिजिकल क्वांटिटी फिलअप है।
लेकिन अगर हमारे सिर से अगर एक आधा बाल टूट के गिर जाता है तो हमारे मास के ऊपर कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता ना। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी के कंपैरिजन में इसका मास क्या बिल्कुल नेग्लिजिबल है। तो जब मोसले ने एटॉमिक नंबर के बारे में बताया तो लोगों ने क्या मानना स्टार्ट कर दिया कि जो एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल है, तो जो मास होगा वो किसके इक्वल होगा? जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है। लेकिन हाइड्रोजन के केस में तो ये बात ठीक आ गई कि जितने प्रोटॉन है उतना उसका मास, लेकिन बाकी के जितने एलिमेंट हुए ना उनका जो मास था वो क्या आ गया? बहुत ज्यादा आने लग गया। जितना बताते थे भाई उसके अंदर 10 प्रोटॉन है तो उसका मास डबल आता है लगभग। तो यहां पर किसी ने सोचा कि भाई सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अलावा कुछ एक पार्टिकल और भी हो सकते हैं इसके अंदर। तो एक चैडविक नाम के साइंटिस्ट थे, उसने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया, अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट किया, जिससे कि कुछ एक पार्टिकल ऐसे निकले जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है लेकिन उसका मास किसके इक्वल है? न्यूट्रॉन के इक्वल है। और ये साइंटिस्ट ने ये जो एक्सपेरिमेंट हो रहा था कब हो रहा था? इन्हें 1932। तो 1932 सॉरी मोसले ने जो डिस्कवरी की थी ना एटॉमिक नंबर की, वो करी थी 1913 में। कंफ्यूज मत करो भाई, ठीक है? एटॉमिक नंबर के बारे में मोसले ने बताया था 1913 में, और जो न्यूट्रॉन के बारे में डिस्कवरी की थी चैडविक ने कब की थी? 1932 में, 1932 में। तो उसने क्या देखा, जब वो अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट करवा रहा था ना, तो यहां पर कुछ एक पार्टिकल ऐसे निकल रहे थे जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, जीरो चार्ज था, लेकिन उसका मास किसके इक्वल था? लगभग प्रोटॉन के इक्वल। तो यहां तक समझ आ गया। जब अब न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हो गई तो अगर अब हम एटॉमिक मास निकालते हैं तो किसके इक्वल आ जाता है भाई? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के। अब करेक्ट मास की वैल्यू आने लगी। तो यहां तक तो ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की हमने क्या कर दी भाई? डिस्कवरी कर दी। लेकिन अब बात आती है कि जी हम एटॉमिक स्ट्रक्चर को कैसे एक्सप्लेन करें। तो जे थॉमसन ने सोचा भी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी तो तुमने स्टार्ट की थी, क्यों ना तुम एटॉमिक स्ट्रक्चर भी तुम ही बता दो। तो फिर सबसे पहला आया जे थॉमसन मॉडल फॉर एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो जे थॉमसन ने जो एटॉमिक मॉडल दिया वो कब दिया? इन 1898 में, 1898 में। तो उसने क्या बताया कि अगर आपको जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल याद करना है ना, तो तरबूज खाया ना, वाटरमेलन, बस अगर वाटरमेलन किसी ने खाया है ना तो सीधी सी बात है ये मॉडल याद हो जाएगा। आपने देखा कि तरबूज क्या होता है? स्फेरिकल होता है, गोल होता है। तो जे थॉमसन ने भी क्या बताया कि एटम इज एटम हैविंग ए स्फेरिकल शेप। जो एटम का जो शेप होता है कैसा होता है भाई? स्फेरिकल होता है। अब जैसे ही तुमने उस एटम को काट के देखा, तरबूज को काट के देखा, तो तरबूज को काटने पर क्या होता है? रेड पोर्शन आ गया सारा। तो जैसे तरबूज के अंदर रेड पोर्शन फैला होता है ना, उसी तरीके से एटम के अंदर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज फैला होता है। और जैसे उस तरबूज के अंदर बीज घुसे होते हैं ना, उसी तरीके से इसके अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन घुसे होते हैं। तो देयर इज पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड, पॉजिटिव जो चार्ज होता है स्प्रेड ओवर द एटम, एंड इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड इन इट। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या होते हैं? इसके अंदर घुसे होते हैं। अब कोई भी मैटर न्यूट्रलाइज क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहां तक बात समझ आई क्या? लेकिन इसकी एक खास सबसे ज्यादा लिमिटेशन कब आई? जब 1911 में रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया। रदरफोर्ड ने क्या किया था कि गोल्ड की फॉइल ली थी, बहुत ही पतली सी पन्नी जिसके अंदर लगभग 1000 के आसपास एटम है, और उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल की क्या करवा दी? बम्बार्डमेंट करवा दी। अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं? जिनके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है और 4 यूनिट क्या होता है? मास होता है। जैसे कि हीलियम एटम का नाम सुना होगा आपने। अगर हीलियम के दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और मास कितना होगा? इसका एटॉमिक नंबर अगर 2 है तो इसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? 4। कहने का मतलब ये है कि अगर हीलियम के दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो उसी का नाम क्या है? अल्फा पार्टिकल। तो जब अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करवाई तो बहुत सारे पार्टिकल तो क्या हो गए?
सीधे निकल गए, कुछ एक पार्टिकल क्या हो गए अपने पाथ से रिपेल हो गए, और बहुत ही कम जिस पाथ पे गए थे उसी पाथ पे वापस हो गए। यहां तक समझ आया? तो रदरफोर्ड ने यही पूछा इससे कि भाई सीधी सी बात है ऐसी चीजें क्यों हो रही हैं, तो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अब एक्सप्लेन नहीं कर पाया तो सीधी सी बात है थॉमसन मॉडल तो क्या हो गया, फेल हो गया। अब रदरफोर्ड इसको क्या बताता है कि देखो अल्फा पार्टिकल बहुत सारे, सीधे निकलने का मतलब क्या है कि उनको रोकने वाला कोई नहीं है ना। हम किसी भी जगह से बाहर निकल रहे हैं आराम से, इसका मतलब उसमें उस जगह पर कोई भी रुकावट नहीं है। तो यहां पर सीधा सीधा क्या बोल दोगे कि जो एटम का मोस्ट ऑफ स्पेस होता है ना वो क्या होता है, एम्प्टी होता है। मोस्ट ऑफ स्पेस ऑफ एन एटम इज एम्प्टी। एक बात समझ आ गई? अब दूसरी बात क्या था हो गई कि अल्फा पार्टिकल के ऊपर क्या था, पॉजिटिव चार्ज। अगर ये अपने पाथ से रिपेल हो रहे हैं तो ये रिपेल किससे होंगे, पॉजिटिव चार्ज से ही होंगे। आगे बात समझ में? तो एटम के सेंटर में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। देयर इज ए पॉजिटिव चार्ज एट द सेंटर ऑफ एन एटम। यहां तक समझ आ गया? और जिस स्पीड से गए थे उसी स्पीड से वापस हो गए। हम कब टकरा के वापस होंगे, जब वो हमारे से भी क्या हो, हैवी चीज हो, है ना। तो यहां पर सीधा सीधा तीसरा पॉइंट क्या आ गया कि देयर इज ए हैवी बॉडी प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ एन एटम व्हिच इज कॉल्ड ए न्यूक्लियस। आगे बात सुनने, तो इसका मतलब न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की भाई, रदरफोर्ड ने की। लेकिन इसकी भी कुछ लिमिटेशन निकली, ये भी स्टेबिलिटी नहीं बता पाया, और इसकी क्या लिमिटेशन निकली और उसको फिर कौन क्रैक करता है ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो।